आइए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आइए हम लोग बात करते हैं भारत के बृहद औद्योगिक प्रदेश के जो बचा हुआ अगला प्रकार था, अगला टॉपिक था, उस पर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया है यहाँ पे 4 औद्योगिक प्रदेश। कौन कौन सा औद्योगिक प्रदेश हम लोग देख लिए? ये मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश देख लिए, हुगली औद्योगिक प्रदेश देख लिए, और बेंगलुरु कोयम्बटूर औद्योगिक प्रदेश, गुजरात औद्योगिक प्रदेश। ये 4 औद्योगिक प्रदेश हम लोग देख चुके हैं। और आगे अब हम लोग बात करते हैं अगला, ये 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, यानी आज ये 4 जो और अगला है उस पर हम लोग बात करते हैं, है ना। तो आइए देर न करते हुए आगे हम लोग बात करें। ठीक है, चलिए पहला यहाँ पे आज का जो पहला है 5वां नंबर, जो 5वां है क्या? छोटा नागपुर और औद्योगिक प्रदेश। याद करिए, जो मैप में मैं आपको लोकेट करके दिखाया था कि ये आपका जो है झारखंड और बिहार पश्चिम बंगाल के बॉर्डर में है। झारखंड में ये बेसिकली आता है ना। तो इसका जो है फैलाव जो है बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, इधर उड़ीसा का भी कुछ क्षेत्र जो है समझ लीजिए नज़दीक ही पड़ते हैं, है ना। तो चलिए आइए देखते हैं छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश कहाँ है। तो आपको ध्यान में आना चाहिए तुरंत तत्काल कि ये जो है झारखंड बिहार का सीमावर्ती क्षेत्र में है। ठीक है, इस औद्योगिक प्रदेश का विस्तार पश्चिम बंगाल से लेकर, ध्यान रखना, पश्चिम बंगाल से लेकर दामोदर घाटी सिंह भूमि उड़ीसा तक है। सोचो, यानी आपका जो है पश्चिम बंगाल और दामोदर घाटी सिंह भूमि, कहाँ? सिंह भूमि झारखंड एवं उड़ीसा तक। ठीक है, इसलिए इसे राउरकेला जमशेदपुर औद्योगिक प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश का दूसरा नाम क्या है? राउरकेला जमशेदपुर औद्योगिक प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। सिंहभूम का क्षेत्र लौह अयस्क, ध्यान रखिए। अब किस किस के लिए मैं इसको अलग हाईलाइट कर देता हूँ ताकि अलग कलर में रहेगा। सिंहभूम का क्षेत्र लौह अयस्क, तांबा, यूरेनियम। हम लोग यूरेनियम के बारे में बात कर रहे थे, तो यूरेनियम आपको दिखाया भी था झारखंड में, है ना। यूरेनियम, मैग्नीज आदि के लिए। तो दामोदर घाटी कोयला के लिए जानी जाती है। ये भी ध्यान रखिएगा, दामोदर घाटी कोयला के लिए। कोयला वाला क्षेत्र जब आप पढ़ रहे थे तो वहाँ पे ये पढ़ने को मिला हुआ था। यही कारण है कि इस क्षेत्र में लौह इस्पात उद्योग का विकास जमशेदपुर, बोकारो, दुर्गापुर, राउरकेला, बर्नपुर में हुआ है। इस क्षेत्र में भारी इंजीनियरिंग उद्योग, रांची में उर्वरक उद्योग, है ना। रांची जान रहे हैं ना, झारखंड में रांची। तो उर्वरक उद्योग सिंदरी में है ये, है ना। सीमेंट कारखाना डालमिया नगर व जापला में स्थित है। मैंने जापला में गया भी है। ठीक है, तो उधर कुछ काम रहा थोड़ा सा तो चला गया था। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेंगे, है ना। तो देखिए, जहाँ पे ये सारी जो है हाँ एक एक वस्तु, यह तांबा, यूरेनियम, मैग्नीज आदि दामोदर घाटी में कोयला, ये सब मिल रहे हैं। इस वजह से वो नगरों का क्या हो चुका है? विकास हो चुका है। समझिए कि ये कच्चे माल जहाँ मिले वहीं पे उद्योग लग गए, और उद्योग लगे और वहाँ पे नगर का विकास हो गया, जो औद्योगिक नगर कहलाए। ठीक है, उसके बाद आ जाइए, ये 6वां नंबर विशाखापट्टनम गुंटूर औद्योगिक प्रदेश। विशाखापट्टनम गुंटूर औद्योगिक प्रदेश में आइए, है ना। विशाखापट्टनम गुंटूर औद्योगिक प्रदेश। यह औद्योगिक प्रदेश विशाखापट्टनम जिले से लेकर प्रकाशम जिले तक स्थित है। यानी आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले से लेकर के प्रकाशम जिले तक स्थित है। इस प्रदेश के विकसित होने का कारण, इस प्रदेश का विकसित होने का कारण अर्थात विकास हो जाने का कारण है विशाखापट्टनम तथा मछलीपट्टनम। क्लास 9th में मछलीपट्टनम के बारे में आपने पढ़ा। तो विशाखापट्टनम तथा मछलीपट्टनम के बंदरगाह हैं। गोदावरी घाटी में पेट्रोलियम पदार्थ व
कोयला मिलते हैं। गोदावरी घाटी में क्या मिलते हैं? पेट्रोलियम पदार्थ व कोयला मिलते हैं। ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है कि गोदावरी घाटी में पेट्रोलियम व कोयला मिलते हैं और इस कारण यहाँ लौह अयस्क या लौह इस्पात कारखाना स्थापित किया गया है। विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना की गई है। एक कंपनी है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना की गई है, जहां पोत बनते हैं। पोत माने बंदरगाह से संबंधित जितने भी सामान है वो सब बनाए जाते हैं। इस प्रदेश में चीनी उद्योग, ध्यान रखना, विशाखापट्टनम गुंटूर औद्योगिक प्रदेश में चीनी उद्योग, वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग, कागज उद्योग एक जगह और हम लोग पढ़े हैं, कहाँ? ये हुगली औद्योगिक प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद उर्वरक उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग विकसित हुए हैं। ध्यान रखना क्या क्या यहाँ पे विकसित हुए हैं, है ना। विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, विजयनगर, राजामुंद्री, गुंटूर, एलूरू आदि औद्योगिक केंद्र हैं। यानी विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, विजयनगर, राजामुंद्री, गुंटूर, एलूरू आदि औद्योगिक केंद्र हैं। ठीक है, तो ये आपका क्षेत्र है। उसके बाद 7वां नंबर, आइए दिल्ली चलते हैं हम लोग। यानी दिल्ली में गुड़गांव, दिल्ली मेरठ औद्योगिक प्रदेश, गुड़गांव, दिल्ली और मेरठ औद्योगिक प्रदेश। दिल्ली के आसपास के शहरों में, दिल्ली के आसपास के शहरों गुड़गांव, फरीदाबाद, मोदीनगर, मेरठ, अंबाला, मथुरा, सहारनपुर, नोएडा, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत आदि, ये सब पंजाब वगैरह में है ना, पानीपत वगैरह, ठीक है, तक इस प्रदेश का विस्तार है, यानी फैलाव है। यह प्रदेश खनिज स्रोतों से काफी दूर है। यानी यहाँ खनिज स्रोत से काफी स्रोत कहा जाए, खनिज कच्चे माल यहाँ पे नहीं पाए जाते हैं, समझ लीजिए। अतः इलेक्ट्रॉनिक्स अब जहाँ नहीं पाए जाते हैं वहाँ पे अब किस टाइप के सामान बनाए जाएंगे, ध्यान देना। इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल, खेल के सामान, बिजली के सामान और होशियारी, ट्रैक्टर, साइकिल, कृषि उपकरण, है ना। आगरा औद्योगिक क्षेत्र में कांच और चमड़े की उद्योग, मथुरा तेल परिष्करण उद्योग, जहाँ पे तेल का संशोधन किया जाता है ना, शुद्धिकरण किया जाता है। फरीदाबाद में इंजीनियरिंग उद्योग, सहारनपुर में कागज उद्योग का विकास हुआ है। गुड़गांव में प्रमुख उद्योग ऑटोमोबाइल्स, वस्त्र निर्माण और इलेक्ट्रॉनिक सामान, बीपीओ अर्थात बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग किए जाते हैं। ठीक है, मतलब जहाँ पे देखिए ये सब खनिज का स्रोत नहीं मिलेगा, है ना, तो वैसे स्थानों पर समझ लीजिए कि वो उद्योग लगेंगे जो कि हल्के होंगे और अन्य स्थानों से मंगा करके और वहाँ पे निर्माण किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए जहाँ पे नहीं है तो वहाँ पे अगर उद्योग लगाना चाह रहे हैं तो वो अलग टाइप के उद्योग लगेंगे। अब वहाँ पे बॉक्साइट का उद्योग तो नहीं ही लगेगा, या लौह इस्पात का उद्योग तो नहीं ही लगेगा, क्योंकि वहाँ पे तो है ही नहीं लौह इस्पात वगैरह, यानी लोहे का अयस्क वगैरह खनिज, है ना, इसलिए। तो आगे आइए बात करते हैं 8वां नंबर हम लोग का, ये अंतिम नंबर है 8वां। ठीक है, देखिए इसमें 8वां में क्या कहा गया है ना। देखिए कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश, कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश, यह औद्योगिक प्रदेश केरल के छोर पर स्थित है। कहाँ स्थित है? यह औद्योगिक प्रदेश केरल के छोर पर स्थित है। इसका विस्तार तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, अलपुझा, एर्णाकुलम तथा त्रिचूर जिले में है। यह प्रदेश देश के खनिज प्रदेशों से काफी दूर स्थित है, अतः इन क्षेत्रों में कृषि उत्पादों के आधार पर उद्योगों का विकास हुआ है। ठीक है, इन उद्योगों के अतिरिक्त सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, रबड़ उद्योग, कागज उद्योग, मछली आधारित उद्योग, नारियल रेशे के उत्पादों से संबंधित उद्योग, सीमेंट उद्योग और तेल परिष्करण अर्थात तेल का यहाँ शुद्धिकरण किया जाता है, इन प्रदेशों में है। तो ध्यान दीजिए कि ये कहाँ पे है? केरल में।
अब केरल में है तो आप स्वाभाविक सी बात वहाँ पे दिमाग लगाइए, ये कहाँ पे है, बिल्कुल तटवर्ती क्षेत्र में है ना। तो यह औद्योगिक प्रदेश केरल के छोर पर स्थित है। इसका विस्तार तिरुवनंतपुरम कोलम और अल्पुजा एर्णाकुलम तथा तिरुचिर जिले में है। यह प्रदेश देश के खनिज प्रदेशों से काफी दूरी अभी स्थित है, जिस प्रकार दिल्ली वाला था, है ना। अतः इन क्षेत्र में कृषि उत्पादों के आधार पर उद्योग का विकास हुआ है। ध्यान रखना, इन उद्योगों के अतिरिक्त सूती वस्त्र उद्योग और चीनी उद्योग, रबड़ उद्योग, कागज उद्योग और मछली आधारित उद्योग या नारियल रेशे उत्पादों से संबंधित उद्योग, सीमेंट उद्योग और तेल शोधन यानी परिष्करण उद्योग इन प्रदेशों में लगाए जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान आपको रखने की जरूरत है। आगे आइए बात करते हैं। आगे है दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, कोरबा औद्योगिक क्षेत्र। अब हम लोगों को अपना छत्तीसगढ़ राज्य में बात करने का मौका मिल गया है, तो आइए देखते हैं दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, कोरबा औद्योगिक क्षेत्र में कौन कौन से उद्योग लगे हुए हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में स्थित यह औद्योगिक क्षेत्र मूलतः स्थानीय खनिजों पर आधारित है। स्थानीय खनिजों कहने का मतलब जहाँ पे खनिज पाए जाते हैं वहीं पे उद्योग लगा दिए गए हैं। ठीक है, तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना रूस के तकनीकी सहयोग से की गई है। किसके सहयोग से? रूस के तकनीकी सहयोग से की गई है। यह संयंत्र कोलकाता मुंबई मार्ग पर छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले, है ना, कि भिलाई शहर में, कहाँ? भिलाई शहर में है, भिलाई नगर में स्थित है। किस नगर में स्थित है? भिलाई नगर में स्थित है। इस संयंत्र के लिए लौह अयस्क 97 किलोमीटर दक्षिण में स्थित दल्ली राजहारा पहाड़ियों से आता है। सोचिए, बालोद से आता है, दल्ली राजहारा पहाड़ियों से। ठीक है, कोयला कोरबा से, कहाँ से आ रहा है? कोयला कोरबा एवं झारखंड के झरिया खान से आता है। अन्य खनिज समीप ही पाए जाते हैं। इस उद्योग से संबंध कई इकाइयां भिलाई इस्पात संयंत्र को कल पुर्जे तथा उपकरण की आपूर्ति करने लगी हैं। भिलाई इस्पात यानी भिलाई संयंत्र से कच्चे माल की सुविधा के कारण इस भाग में इस्पात की रोलिंग मिल्स तथा रायपुर में रेल वैगन सुधारने का कारखाना है। कृषि आधारित राइस मिल का भी विकास हुआ है ना। इनके अलावा इलेक्ट्रिकल्स, रसायन उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, इलेक्ट्रिक्स जैसे अन्य आधुनिक उद्योग भी काफ़ी विकसित हो रहा है। मैंने एक वीडियो में ये आपको भिलाई इस्पात संयंत्र के वीडियो दिखाया हुआ है, उसको ध्यान से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, है ना। तो आइए आगे देखते हैं। भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को की आधारित, है ना, आधारशिला 29 नवंबर 1965 को रखी गई थी, जिसमें उत्पादन 7 मई 1975 से आरंभ हुआ। कोरबा के अतिरिक्त सरगुजा के मैनपाट, अमरकंटक व आसपास के अन्य जगहों पर बॉक्साइट की प्रचुर मात्रा उपलब्ध है। बॉक्साइट के नए स्रोतों के रूप में बाल्को की सरगुजा जिले की मैनपाट खदान से, है ना, तथा साथ ही फुटका पहाड़, ये आपका कोरबा के फुटका पहाड़ में स्थित बाल्को की निजी खानों से बॉक्साइट प्राप्त किया जा रहा है। ठीक है, कोरबा में आज 671 औद्योगिक उपक्रम यूनिट, मध्यम और बड़ी यूनिटें स्थापित किए गए हैं, यानी 671 औद्योगिक उपक्रम लगाए गए हैं वहाँ पे। ठीक है, कोरबा में, है ना। आगे बात करते हैं आपका जो है कोरबा के बीच यानी कोरबा के बीचों बीच से गुजरने वाली हसदो नदी कारखाना को पानी की आवश्यकता पूरी करेगी। आज इस संस्था में 6000 कर्मचारी कार्यरत हैं। हम जानते हैं कि यहाँ बॉक्साइट के अतिरिक्त कोयला का विशाल भंडार था। कोयले का विशाल भंडार होने से यहाँ थर्मल पावर की स्थापना हुई है, जिससे इस संयंत्र को वह राज्य को बिजली की आपूर्ति होती है। इस तरह यह ऊर्जा के केंद्र के रूप में उभरा है। इसके साथ
ही यहाँ सीमेंट, कागज तथा लुगदी, इलेक्ट्रिकल्स तथा इलेक्ट्रॉनिक्स, रसायन तथा कोसा टसर के हथकरघा उद्योग का विकास हुआ है। हथकरघा वगैरह भी आपको मैं दिखाया हूँ, है ना, ध्यान दीजिएगा। रायगढ़ में जिंदल ग्रुप का, अब रायगढ़ में आ जाइए, कहाँ, रायगढ़ में जिंदल ग्रुप का लौह इस्पात कारखाना कार्यरत है। ठीक है, कहाँ, रायगढ़ में। इस क्षेत्र के मुख्य औद्योगिक केंद्र भिलाई है, दुर्ग, रायपुर, कुम्हारी दुर्ग में है, जामुल दुर्ग में है, महासमुंद है ना, उरला रायपुर, धरसींवा रायपुर में है, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा आप जानते हैं, अकलतारा कहाँ है, ये भी जांजगीर चांपा में, रायगढ़, ठीक ना। उसके बाद गोपालपुर, सिरगिट्टी, ये सब रायगढ़, बिलासपुर, सिरगिट्टी बिलासपुर में, ठीक है। और गोपालपुर भी लगभग वहीं मुझे लगता है, अब इसका स्पेशल नाम याद नहीं है मुझे, ठीक है। तो चलिए इससे आगे देखते हैं और क्या है। 2007 में सरकार ने देश में औद्योगिक विकास, आय में बढ़ोतरी, रोजगार के प्रोत्साहन तथा औद्योगिक आर्थिक गलियारों के विकास के लिए नीतिगत पहल की है कि दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे के रूप में 8 निवेश क्षेत्रों की घोषणा की गई है। इनकी विस्तार जानकारी निम्नलिखित है। आइए देखते हैं इसका क्या क्या है। देखिए, अहमदाबाद, अहमदाबाद कहाँ है, याद करिए, अहमदाबाद गुजरात में, यानी धौलेरा निवेश क्षेत्र गुजरात, ठीक है, वहाँ पे धौलेरा एक जगह है और वहाँ पे निवेश किया गया है, उद्योग स्थापित किया गया है। सेंद्रा महाराष्ट्र में, यानी बिदकिन औद्योगिक पार्क सिटी, वहाँ पे विकास किया गया है, औरंगाबाद के निकट, है ना। और कहाँ, महाराष्ट्र में। मनेसर कहाँ है, ये हरियाणा में, मनेसर यानी बावल निवेश क्षेत्र हरियाणा में, ठीक है। उसके बाद खुसखेड़ा, भिवाड़ी, निमराड़ा निवेश क्षेत्र वो राजस्थान में स्थापित किया गया है। उसके बाद पीथमपुर, ठीक है, पीथमपुर धार महू निवेश क्षेत्र मध्य प्रदेश में, दादरी नोएडा गाजियाबाद निवेश क्षेत्र महाराष्ट्र, और उसके साथ साथ नोएडा वगैरह यूपी में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका है जोधपुर पाली, ठीक है, मारवाड़ी क्षेत्र राजस्थान, ठीक ना। तो इतने ये 7 ऐसे क्षेत्र हैं जो कि औद्योगिक क्षेत्र के लिए विकास किए जा रहे हैं, वहाँ पे पूंजी निवेश किया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा चेन्नई बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा और बेंगलुरु मुंबई आर्थिक गलियारा, अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारा, पूर्वी तटीय औद्योगिक गलियारा। अब यहाँ भी मैंने तटवर्ती क्षेत्र में भी इसका विकास किया जा रहा है। ये देख लीजिए आप, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। कॉरिडोर मतलब कहा जाए कि एक शहर से, मतलब एक औद्योगिक प्रदेश से दूसरे औद्योगिक प्रदेश को जोड़ने वाला जो मार्ग होगा उसे हम कॉरिडोर या गलियारा कहते हैं, ध्यान रखना, है ना। कॉरिडोर या गलियारा कहते हैं। ये अगर नहीं आपको समझ में आएगा तो अब आ गया होगा कि कॉरिडोर या गलियारा किसको कहते हैं, ठीक है। तो ये मैप में आपने देख रहा है कि जोधपुर, बाड़मेर, पिरथला, दादरी, रेवाड़ी, फुलेरा, मनवारा, पालनपुर, ये सब को क्या कर रहा है, जगह जगह, यानी यहाँ मुंबई के साथ जोड़ रहा है। तो देख रहे हो, दिल्ली को डायरेक्ट मुंबई के साथ जोड़ा है, उसी प्रकार अन्य जगहों पर भी जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आइए औद्योगिकरण के प्रभाव को पढ़ते हैं, ठीक है। औद्योगिकरण के कई फायदे भी होते हैं, है ना। तो देखते हैं वो कौन कौन से ऐसे फायदे हुए हैं, ठीक है। आइए ध्यान दीजिए क्या क्या ऐसा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रखना इसको।
उद्योगों के विकास से बड़े पैमाने पर, उद्योगों का जब विकास हो जाता है तो बड़े पैमाने पर सामान का उत्पादन होने से काफी सस्ती दरों पर उपभोक्ता के लिए सामान उपलब्ध हो जाता है। बिल्कुल सच बात है। अगर मान लीजिए एक ही कंपनी उत्पादन करने वाला होगा तो अपना वस्तु मनमानी दामों पर बेचना स्टार्ट करेगा, लेकिन उसी वस्तु का जो है उत्पादन करने वाला 10-20 कंपनियां होंगे तो रेट को कम करना पड़ेगा। मान लीजिए एक ही पंखा बनाने वाला कंपनी होगा तो पंखा महंगे मिलेंगे, लेकिन पंखा बनाने वाला 50 कंपनियां हैं तो समझ लीजिए कि पंखे सस्ते मिलेंगे। क्यों सस्ते मिलेंगे, जब ये आपका दिमाग में आ रहा होगा इसलिए सस्ते मिलेंगे क्योंकि वो पंखा बनाने वाला बहुत सारे कंपनी है, कुछ कंपनियों को कम कीमत लागत उस पर कम कीमत पर बना करके वो तैयार कर देता है, यानी कम लागत पर बना करके तैयार कर देता है, इसलिए वो सस्ता दे देता है। लेकिन अगला कंपनी अगर महंगा भी बना रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि उस कंपनी के पंखा को नहीं लिया जाएगा, है ना। तो इसलिए आइए दूसरा नंबर है, औद्योगिकरण से लोगों के जीवन स्तर में काफ़ी वृद्धि होती है। यानी औद्योगिकरण से लोगों के जीवन स्तर में काफ़ी वृद्धि होती है। क्यों वृद्धि होती है, क्योंकि लोगों के जो है रोजगार मिल जाते हैं। औद्योगिकरण क्षेत्र में क्या मिल जाते हैं, रोजगार मिल जाते हैं। अब जैसे ही रोजगार मिल जाता है तो उनकी इनकम होने लगती है, पैसा आने लगती है, और पैसा जब आने लगती है तो उनका जो है मूलभूत आवश्यकताएं अच्छे से पूर्ति हो जाते हैं और अपनी दैनिक जीवन की जितने भी कार्य एक्टिविटी होते हैं बहुत सुगम पूर्वक कर पाते हैं और शिक्षा आदि वगैरह ये सब ठीक ठाक ले पाते हैं, है ना। इस वजह से उनकी जो है जीवन स्तर में काफ़ी अच्छा वृद्धि हो जाता है। ठीक है। उसके बाद उपभोक्ता वस्तुओं के कई विकल्प उपलब्ध हैं। उपभोक्ता वस्तुओं के कई विकल्प उपलब्ध हैं। जैसे ग्राहकों को विकल्प की व्यापक विविधता मिलती है। बिल्कुल, ग्राहकों को विकल्पों की व्यापक विविधता मिलती है। मान लीजिए आपको कहा जाए कि पंखा लेना है या कूलर लेना है। कूलर लेना है तो आपको अलग अलग कंपनी के कूलर मिल जाएंगे। जैसे मान लीजिए अब अलग अलग जितने भी कंपनी है, जैसे सैमसंग है ना, और आपका जितने भी XYZ जो भी कंपनी होंगे वो अलग अलग कंपनी वाले जो है मोबाइल लेना हो तो मोबाइल का अब इसमें सस्ते रेट पर आएंगे। तो आपको यहाँ विकल्प मिलता है कि मैं इस मोबाइल को लूँ या उस मोबाइल को। तो आपके पास जितने इनकम होंगे, जितने पैसे होंगे, उस आधार पर आप उस मोबाइल को चूज करेंगे। ठीक है। इसलिए आपको एक विकल्प मिल जाता है, एक ऑप्शन मिल जाता है कि मैं इसको लूँ या उसको लूँ। ठीक है। उसके बाद है औद्योगिकरण नए रोजगार के अवसर पैदा करते हैं। बिल्कुल, नया नया रोजगार पैदा करता है और उसमें लोग काम करते हैं। ठीक है। उसके बाद है औद्योगिकरण में आयात और निर्यात के लिए परिवहन का नए तरीके से विकास होता है। यानी औद्योगिकरण में आयात और निर्यात के लिए परिवहन का नए तरीके से क्या होता है, विकास होता है। औद्योगिकरण में आयात और निर्यात के लिए परिवहन का नए तरीके से क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। ठीक है। उसके बाद संसाधनों का उपयोग किया जाता है। जो संसाधन है उसका भरपूर उपयोग किया जाता है। विदेशी मुद्रा की कमाई होती है। अगर मान लीजिए विदेशी कंपनी यहाँ लगा हुआ है और यहाँ से वस्तु को उत्पादन करके और विदेश में बेची जा रही है तो विदेशी मुद्रा तो प्राप्त होंगे ही होंगे, स्वाभाविक सी बात है। ठीक है। उसके बाद आइए देखते हैं आगे इसका क्या है। औद्योगिकरण से केवल लाभ ही नहीं होता बल्कि कई तरह के पर्यावरणीय समस्याएं पैदा भी होती है। उद्योग में उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल तथा शक्ति के साधन की जरूरत पड़ती है। कच्चे माल के लिए प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया जाता है। जिसके परिणाम स्वरूप वहां भूमि क्षरण तथा संसाधनों के समाप्त होने का भय बना रहता है ना। कारखानों के अपद्रव पदार्थ से जल, ठीक है, अपद्रव पदार्थ से मतलब अपशिष्ट जो निकलते हैं, है ना, तो जो जल, थल एवं वायु को प्रदूषण की गंभीर समस्या पैदा होती है। सभी छोटे बड़े औद्योगिक नगर इससे ग्रसित हैं। इस तरह तेज गति से होने वाला औद्योगिकरण पर्यावरणीय समस्याओं की जननी भी है। यानी इस तरह तेज गति से होने वाला औद्योगिकरण पर्यावरणीय समस्याओं की जननी भी है। एक सीमा के बाद जब भूमि, परिवहन
मजदूर, बिजली, पानी आदि महंगे होने लगते हैं। मजदूरों की हड़ताल आदि की भी समस्या होने लगती है। तो उद्योगों का हस्तांतरण होने लगता है, अर्थात हस्तांतरण मतलब होता है स्थानांतरण, स्थान बदलने लगते हैं। कई बार सरकार भी किसी खास नगर के यानी नगर में उद्योग लगाने से मना कर देती है, इससे वहाँ उद्योग नहीं लग पाते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये चैप्टर भी आपका समाप्त हो गया। बाकी हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा एक खाली स्थान के बारे में बात कर लिया जाए क्या, देखते हैं, बात कर लेते हैं। है भारत के पूर्वी तटीय प्रदेश में खाली स्थान और खाली स्थान औद्योगिक प्रदेश हैं। ठीक है, जैसे विशाखापट्टनम औद्योगिक प्रदेश और हुगली औद्योगिक प्रदेश। पहले क्या लिखाएगा, हुगली लिखाएगा, उसके बाद विशाखापट्टनम। ध्यान रखना, पहले क्या, हुगली औद्योगिक प्रदेश, फिर मैं लिख दूं क्या, चलो लिख देता हूं, हुगली औद्योगिक प्रदेश। यहाँ पे क्या लिखाएगा, हुगली औद्योगिक प्रदेश, फिर विशाखापट्टनम आगे आप लिख लीजिएगा। उसके बाद अगला है, बोल रहा है भारत के पूर्वी तटीय प्रदेश में हुगली और विशाखापट्टनम औद्योगिक प्रदेश हैं, जबकि पश्चिमी तटीय प्रदेश में मुंबई और गुजरात आएगा। मुंबई और गुजरात, तो पहला में क्या हो जाएगा, मुंबई औद्योगिक प्रदेश, फिर आपका गुजरात औद्योगिक प्रदेश, गुजरात औद्योगिक प्रदेश। यहाँ पे आपका मुंबई और गुजरात औद्योगिक प्रदेश, मु से मुंबई और ग से गुजरात औद्योगिक प्रदेश, आप भर लीजिएगा। ठीक है, ये आएंगे आगे। उसके बाद है छत्तीसगढ़ में स्लरी पाइपलाइन खाली स्थान खदानों से लवयस्क को पहुंचाने के लिए बनी। यानी ये छत्तीसगढ़ में स्लरी पाइपलाइन यानी बैलाडीला की खदानों से लवयस्क को विशाखापट्टनम पहुंचाने के लिए, कहाँ, बैलाडीला से, बी से बैलाडीला समझ लेना, बी से विशाखापट्टनम। ठीक है, ये सब आप भर लीजिएगा, है ना। उसके बाद मोटर गाड़ी उद्योग भारत के, मोटर गाड़ी, ध्यान रखना, मोटर गाड़ी उद्योग भारत के खाली स्थान और खाली स्थान औद्योगिक प्रदेशों में स्थित है। तो मोटर गाड़ी जो है आपका हुगली और मुंबई औद्योगिक प्रदेश में। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद आगे हम लोग अब बाद में जानेंगे। अब हम लोगों को जो है इसमें टेस्ट की तैयारी करने होंगे। ठीक है, किसका, टेस्ट का। तो आज यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलता है, एक क्वेश्चन है औद्योगिकरण यानी औद्योगिकीकरण के प्रभाव, यानी औद्योगिकरण के प्रभावित करने वाले कारक या औद्योगिकरण के फायदे को स्पष्ट कीजिए। तो ये 4-5 जो